भारत के साथ दोस्ती निभाते हुए रशिया ने ऐसा कौन सा जेस्चर दिखाया है जो आज तक अमेरिका, फ्रांस या इवन इजराइल ने भी आज से पहले भारत को लिए कभी नहीं किया था। सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और टर्की के म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के पहले 48 घंटों के अंदर ही अब इसका मजाक क्यों बन रहा है और इजराइल ने एंड मोमेंट के ऊपर अपनी सेना को वापस लेने से इनकार क्यों कर दिया है। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं जो भारत के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की के मक्का ज्वाइंट म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के बारे में, क्योंकि एग्रीमेंट साइन हुए 48 घंटे भी नहीं हुए थे कि उसके पहले ही इस डील का मजाक पूरी दुनिया में बनने लग गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि यमन के हुदीस विद्रोहियों ने सऊदी अरेबिया के अंदर मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए हैं। खास बात यह है कि इनमें सऊदी अरेबिया की ऑयल कंपनी अरामको की ऑयल रिफाइनरी के ऊपर भी ड्रोन से हमला किया गया है, जिसके बाद रिफाइनरी के एक हिस्से में आग लग गई थी। हालांकि इन हमलों में रिफाइनरी के अंदर कोई भी एम्प्लॉय इंजर्ड नहीं हुआ है और समय पर सऊदी अरेबिया ने इस आग के ऊपर काबू भी कर दिया है। इसके अलावा हुदीस ने सऊदी अरेबिया की यानबू पोर्ट सिटी के ऊपर भी मिसाइल हमले किए हैं, जो कि रेड सी के ऊपर सिचुएटेड है। हुदीस को सऊदी अरेबिया ने साल 2014 में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया था और साल 2022 में यूनाइटेड नेशंस ने भी हुदीस को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और टर्की के बीच ये जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है उसमें केवल किसी भारी देश के हमले की बात नहीं बोली गई थी। उसमें साफ लिखा गया है कि अगर किसी एक देश के ऊपर आतंकी हमला भी होता है, कोई टेररिस्ट अटैक होता है, तो फिर उस केस में भी बाकी देश मदद करने के लिए सामने आएंगे। अब यहाँ पर टेरर अटैक हुआ है सऊदी अरेबिया के ऊपर, जिसको न सिर्फ सऊदी अरेबिया ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है, बल्कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर भी हुदीस आतंकवादी संगठन में आते हैं। ऐसे में अब सवाल उठाया जा रहा है कि मक्का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये हमला सिर्फ सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला नहीं हुआ, बल्कि ये पाकिस्तान और टर्की के ऊपर भी हमला हुआ। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान और टर्की हुदीस के हमले के ऊपर सऊदी अरेबिया की मदद करने के लिए सामने नहीं आए हैं। न ही टर्की और पाकिस्तान ने हुदीस के ऊपर हमला करने के लिए अपनी सेना भेजी, न ही कोई वेपन्स की डिप्लॉयमेंट की है, यानी कि इनकी तरफ से कोई भी मिलिट्री रिस्पांस देखने को नहीं मिला है। सऊदी अरेबिया अभी भी अकेले हुदीस के ठिकानों के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करने की कोशिश कर रहा है, अकेले हुदी से निपट रहा है। ऐसे में ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये जो मक्का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया गया है, ये काम आखिरकार कैसे करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो सऊदी अरेबिया की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री के अंदर ही हमला हुआ है, फिर भी टर्की और पाकिस्तान की तरफ से कोई भी मिलिट्री रिस्पांस नहीं आया है। इसलिए डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये मक्का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट एक पेपर एग्रीमेंट बनकर ही रह जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हुदीस ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप है जो ईरान के इशारों के ऊपर चलता है, इसलिए यह भी पॉसिबिलिटी है कि ईरान हुदीस के हाथों सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला करवाकर मक्का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये देखने की कोशिश कर रहा होगा कि ये तीनों देश यूनाइट होने की बातें ही कर रहे हैं या फिर जमीन के ऊपर कुछ करेंगे भी। वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक तो टर्की और पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला करने के लिए हुदीस के ऊपर कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं लिया है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये लोग हुदीस के खिलाफ एक साथ आकर म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की इज्जत या सम्मान नहीं रख पा रहे हैं, कल को अगर ईरान वापस से सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला करता है, फिर उस केस में इस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का क्या होगा। और आपको याद होगा साल 2024 के जनवरी महीने में ईरान ने तो इवन पाकिस्तान के बलोचिस्तान में भी स्ट्राइक्स की थी, जिसमें 2 बच्चों की जान गई थी। उस समय ईरान ने कहा था कि उन्होंने जैशल अदल नाम के आतंकी संगठन के ठिकानों के ऊपर स्ट्राइक्स की थी। अगर ये देश आज हुदीस के केस में एक साथ नहीं आ पा रहे हैं, फिर कल को जब भारत पाकिस्तान या फिर ईरान सऊदी अरेबिया के बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट वापस स्टार्ट होता है, तो फिर उस केस में इस मक्का ज्वाइंट म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का क्या होगा। वैसे जो भी हो, हुदीस के हमले के बाद इस मक्का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की क्रेडिबिलिटी अपने आप कम हो गई है और ये जो पहला क्रेडिबिलिटी टेस्ट था इसमें ये फेल हो गया है। अभी से इस एग्रीमेंट को ये तीनों देश अपहोल्ड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये इसको इस्लामिक नाटो बनाकर और मुस्लिम कंट्रीज को इसमें ऐड करने की बढ़के मार रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। रशिया ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है कि क्यों भारतीय लोग रशिया को अपना सबसे करीबी दोस्त मानते हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रशिया के एस्ट्रोनॉट्स की वीडियो आ रही होगी। ये वीडियो रशिया के एस्ट्रोनॉट्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भारत के लिए भेजी है। India broke free from colonial rule and embarked on a path of self-reliance and prosperity. Significantly, भारत का स्वतंत्रता दिवस पास आ रहा है। 15 अगस्त को पूरा भारत इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भारत का कोई भी एस्ट्रोनॉट नहीं है। ऐसे में जब कुछ महीने पहले रशिया ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा था, उस समय उनको भारत के तिरंगे झंडे के साथ भेजा गया था, जो कि इस वीडियो में आप रशिया के एस्ट्रोनॉट्स के हाथ में देख सकते हैं। रशियन एस्ट्रोनॉट्स ने इसको अपने हाथ में पकड़ा हुआ है।
इसके साथ ही रशियन एस्ट्रोनॉट्स ने कुछ पोस्टर्स भी अपने हाथ में पकड़े हैं जिनमें वो स्पेस प्रोग्राम में भारत और रशिया की पार्टनरशिप को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही रशियन एस्ट्रोनॉट्स ने भारत और रशिया की दोस्ती के ऊपर बात की, भारत के गगनयान मिशन के बारे में बताया कि रशिया किस तरफ से उसमें भारत को सपोर्ट करेगा और भारत के स्पेस मिशन का सपना पूरा करने में मदद करेगा। वैसे देखा जाए तो ये छोटा सा जेस्चर शो करने के लिए रशिया ने कोई हजारों करोड़ रुपीस खर्च नहीं किए हैं, लेकिन ये सिंपल सा जेस्चर ये शो करना कि आप जमीन, हवा और पानी में सेलिब्रेशन करो, हम आपके लिए तिरंगे झंडे के साथ स्पेस से सेलिब्रेशन का हिस्सा बनेंगे, ये चीज दिखाती है कि सामने वाला देश भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए कितने एफर्ट्स कर रहा है, हमारी कितनी रिस्पेक्ट करता है और हमारी दोस्ती का क्या लेवल है। बस यही चीजें हैं जो हमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या किसी और वेस्टर्न कंट्री से देखने को कभी नहीं मिलेंगी। भारत वेस्टर्न कंट्रीज के साथ बिजनेस, ट्रेड या इन्वेस्टमेंट के लिए रिलेशंस तो बिल्ड कर लेगा, लेकिन जो इमोशंस और डेप्थ, जो गहराई भारत को रशिया के साथ रिलेशंस में मिलती है, वो और किसी वेस्टर्न कंट्री के साथ कभी नहीं मिलेगी। 15 अगस्त आने में अभी खैर 5 दिन बाकी है, लेकिन सबसे पहली विश रशिया की तरफ से भारत के लोगों को आ गई है। इसके लिए रशिया को एक थैंक्स तो बनता ही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि आज बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान ने भारत के हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी सर के साथ बायलैटरल मीटिंग में हिस्सा लिया है। इंडियन हाई कमिश्नर को इन्होंने इनवाइट किया था। शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये पहली बार है जब तारिक रहमान ने भारत के किसी हाई रैंकिंग ऑफिशियल के साथ मीटिंग की हो। विजुअल्स में देखने को लग रहा है कि काफी लाइट माहौल था, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश की सरकार और मोदी सरकार के बीच शेख हसीना के फ्यूचर को लेकर सीरियस डिस्कशंस चल रही हैं। बांग्लादेश की सरकार ने प्रेस रिलीज में कहा है कि हमने भारत से शेख हसीना की एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस को तेज करने के लिए कहा है और उम्मीद जताई है कि शेख हसीना को भारत जल्दी बांग्लादेश को सौंपेगा। इसके साथ ही बांग्लादेश ने कहा है कि स्टूडेंट लीडर उस्मान हादी के हत्यारे जो भागकर भारत चले गए थे, जिनको वेस्ट बंगाल से अरेस्ट कर लिया गया है, हमने भारत की सरकार से कहा है कि उनको भी वापस बांग्लादेश को सौंपा जाए। अब ये तो थी प्रेस रिलीज की बातें। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बांग्लादेश की सरकार चाहती है कि मोदी सरकार शेख हसीना के इंटरव्यूज और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आगे से पूरी तरह से रोक लगा दे। शेख हसीना की स्टेटमेंट से बांग्लादेश की सरकार को आपत्ति है, जो भारत रोक नहीं रहा है। इसके अलावा नेपाल में भी आज भारत के एम्बेसडर नवीन श्रीवास्तव सर ने वहां के न्यू प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह के साथ मुलाकात की है और उनको पेंटिंग गिफ्ट की। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इजराइल और गाजा को लेकर। वहां पर बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी कंडीशन मानने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद ये कहना सही होगा कि भारत ने बोर्ड ऑफ पीस से दूरी बनाकर एकदम सही किया था। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट है। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति स्थापित करने और गाजा की रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया था, जिसमें 15 पॉइंट्स का एक गाजा पीस प्लान भी था। ये जो पीस प्लान था, इसमें ये साफ तौर पर लिखा हुआ था कि इजराइल गाजा से फेस्ड विड्रॉल करेगा, मतलब इजराइल धीरे धीरे गाजा से अपनी सेना को पीछे हटाएगा और इजराइल की फोर्सेस की जगह वहां पर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स आएगी, जिसमें कुछ मुस्लिम कंट्रीज अपने सैनिकों को कंट्रीब्यूट करेगी। इसके लिए येलो लाइन बनाई गई थी जहां तक इजराइल की सेना को पीछे हटना था। हमास के लिए कंडीशन थी कि वो डिसआर्म कर अपने हथियार सरेंडर कर देंगे, जिसके बाद इजराइल ने कहा था कि अगर हमास ऐसा करता है तो वो भी अपनी सेना को वापस लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन अब जब ग्राउंड के ऊपर गाजा पीस प्लान को इम्प्लीमेंट करने की बारी आई है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना फैसला पलट दिया है और कहा है कि इजराइल 15 पॉइंट्स के डॉक्यूमेंट को सीधा रिजेक्ट करता है और अभी के लिए इजराइल डिफेंस फोर्सेस गाजा से कोई भी विड्रॉल नहीं करेंगी। नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक हमास जेन्युइनली डिस्आर्म्ड नहीं हो जाता है, अपने सारे हथियारों को सरेंडर नहीं कर देता है, तब तक उनकी सेना गाजा से पीछे नहीं हटेगी। ये कहना है नेतन्याहू का। अब यहाँ पर मसला ये खड़ा हो गया है कि पहले आप और पहले आप, बस यही किया जा रहा है। इजराइल कह रहा है कि पहले हमास डिसआर्म करके अपने हथियारों को सरेंडर कर दे, तब हम विड्रॉल करेंगे, जबकि सामने से हमास कह रहा है कि पहले इजराइल अपने सेना येलो लाइन तक पीछे ले ले और अपने हमलों को बंद कर दे, उसके बाद ही हम हथियारों को सरेंडर करेंगे। वो भी डायरेक्ट इजराइल को नहीं, बल्कि यूएस के सपोर्ट से पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन को सरेंडर करेंगे। बस इसी चक्कर में अब बोर्ड ऑफ पीस की सारी मेहनत बेकार होते दिखाई दे रही है, क्योंकि ना पहले हमास डिसआर्म करने को मान रहा है, ना ही इजराइल अपनी सेना को पहले पीछे लेने के लिए मान रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इजराइल डिफेंस फोर्सेस अभी भी गाजा के 50 से ज्यादा % एरिया के ऊपर डिप्लॉयड है और आज भी बाकी के हिस्से में हमास के ऊपर स्ट्राइक्स लगातार हो रही हैं।